आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा था गुट निरपेक्षता अर्थात नॉन अलाइनमेंट से संबंधित जो संगठन बनाया गया, नॉन अलाइन मूवमेंट नाम। तो नाम के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया कि भाई उसका क्या अर्थ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी प्रासंगिकता क्या थी, महत्व क्या था, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि नाम की सीमाएं क्या थी, अगर नाम में चुनौतियां क्या थी। आज के इस सेशन में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पंचशील थ्योरी को, पंचशील सिद्धांत को, जो शुरू में भारत और चीन के बीच संबंधों की धुरी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में भारत की सरकार के द्वारा 3 नीतियों को अपनाया गया। पहली नीति, जिसको आप गुट निरपेक्षता कहते हैं, यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति थी। दूसरा, हम लोगों ने पंचशील की नीति को या सिद्धांत को बनाया, जो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति थी। और तीसरी, निशस्त्रीकरण, जिसको डिसआर्मामेंट भी कहा जाता है। इस नीति ने भारत के उस छवि को उकेरा कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं और शांतिपूर्ण विश्व की वकालत करते हैं। तो इस संदर्भ में आज हम लोग पंचशील नीति को समझेंगे। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देवलाल कामत कह रहे हैं कि सर मोबाइल की तरह लैपटॉप में भी रिकॉर्डेड वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन नहीं है। उसमें अगर कोई दिक्कत है, ऑफिस के नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। हर ऑप्शन है। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफिस नंबर पर फोन करिए, वहां टेक्निकल टीम आपको सहयोग कर देगी। तो इस तरीके की कोई भी, देखिए वीडियो में डाउनलोड नहीं हो रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस के नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और कुछ दिन में आप स्वयं पारंगत हो जाएंगे, क्योंकि हर ऐप को शुरू में थोड़ा सा टैकल करने में कई बार चुनौती आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे आप, और आप हर चीज अच्छे से कर ले जाएंगे। तो चलिए, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए, शीत युद्ध के दौर में भारत की विदेशी नीति को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। शीत युद्ध के दौर में भारत की विदेशी नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द एज ऑफ कोल्ड वॉर, यही टॉपिक चल रहा है अभी। इसमें एक जो है पॉलिसी को हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि हर क्लास की शुरुआत एक, जानते हैं, उस तरीके के परिवेश से होना चाहिए, हर व्यक्ति को एकदम लगे कि हर चीज समझ आ रही है। तो देखिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द एज ऑफ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द एज ऑफ कोल्ड वॉर। तो शीत युद्ध के दौर में भैया भारत की विदेशी नीति क्या थी, इसमें एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका पहला पहलू था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, सबको समझ में आ गया, और हर लोग अब इसको अच्छे से लिख ले जाएंगे। और लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, विनीत सिंह आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको जो है आपका परम स्नेह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शीत युद्ध के दौर में हमारी विदेशी नीति का जो पहला पिलर था वो गुट निरपेक्षता था। गुट निरपेक्षता को आप अच्छे से समझ ले गए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आपकी ये समझ आगे चल करके और मेच्योर होगी और मजबूत होगी जब और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कई बार दिन को तब हम महसूस कर पाते हैं जब रात होती है, और दिन के समय हम दिन के महत्व को उतना नहीं समझ पाते जितना उसे समझना चाहिए। दिन का असली महत्व तब पता चलता है जब रात का समय आता, मतलब जब दोनों पक्ष को आप देख पाते हैं। भारत की विदेशी नीति में गुट निरपेक्षता, पंचशील या निशस्त्रीकरण, इन सबको तब आप और अच्छा से समझ पाएंगे जब वर्तमान तक की सारी विदेशी नीति को पढ़ ले जाएंगे। तब
इसकी सीमाओं को, इसकी तमाम चीजों को आसानी से जानते समझ पाएंगे, बहुत आसानी से जान पाएंगे। ठीक है, तो पहला है गुट निरपेक्षता, दूसरा है पंचशील, दूसरा है पंचशील, पंचशील और तीसरा है निशस्त्रीकरण, तीसरा है निशस्त्रीकरण। कई बार एक ही चीज को बार बार इसलिए भी लिखा जाता है ताकि वो चीज आपके अंदर उसको लेकर के चेतना प्रकट हो। डिसआर्मामेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं डिसआर्मामेंट, ये निशस्त्रीकरण। तो देखिए हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से समझ लिया, ये पार्ट सबका फिनिश हो गया, अर्थात ये हम लोगों ने जान। अब आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पंचशील और फिर निशस्त्रीकरण के कंसेप्ट को समझेंगे, इस विदेशी नीति के पहलू को जानेंगे। देखिए शीत युद्ध के दौर में भारत की विदेशी नीति 1950 से 1991 तक थी और इस दौर में भारत की विदेशी नीति का 3 ही पिलर था। ये 3 पिलर था, यही भारत की विदेशी नीति के 3 पिलर अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत सारे जो परंपरागत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आज भी गुट निरपेक्षता और उसकी नीति को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, आज भी पंचशील और उस नीति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान नीतियों को पूछा जाता है। कई बार वर्तमान नीतियों की बेहतर समझ, बेहतर व्याख्या के लिए भी आपको शुरुआती नीतियों को समझना पड़ता है। तो ये तो गुट निरपेक्षता। एक चीज ध्यान रखेंगे, गुट निरपेक्षता भारत की वैश्विक नीति थी, लेकिन पंचशील भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति थी। जरा ध्यान से सुनेंगे आप। किसी भी देश के पास, किसी भी देश के पास 2 नीति होती है, मुख्य रूप से 2 नीति तो होनी ही चाहिए। किसी भी देश के पास मुख्यतः 2 प्रकार की नीति होती है। जैसे आपके पास 2 प्रकार की व्यवहार होगा, एक अपने लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, दूसरा है कि जो व्यक्ति नहीं परिचित है उसके साथ कैसे व्यवहार। अपने लोगों के साथ आप प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, सहयोगात्मक व्यवहार करते हैं, लेकिन जो अपना नहीं है, सामान्यतः जिससे आप परिचित नहीं है, उसके साथ आप वैसा व्यवहार नहीं करते। कुछ शर्तें होती है कि वो जैसा करेगा वैसा करेंगे, वो जैसा हमारे साथ व्यवहार करेगा वैसा करेंगे। लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही जानते स्नेहपूर्ण होता है, सहयोगात्मक होता है, अनुकूल होता है। तो ऐसे हर देश का जानते हैं, हर देश की 2 प्रकार की नीति होती है। मतलब देश की अगर मैं नीति की बात करूं तो हर देश की एक अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की नीति होती है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की नीति होती है, व्यवहार की नीति होती है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की नीति होती है। दूसरा पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार की नीति होती है, पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार की नीति होती है। बिहेवियर कैसे करें, ध्यान से सुने। एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे व्यवहार करेंगे, वो नीति होती है। दूसरा हम पड़ोसी देशों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, ये नीति होती है। हर देश के पास 2 नीति होती है और 2 नीति कम से कम होनी भी चाहिए। अच्छा, उस समय में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को चुना था कि हम दुनिया के सभी देशों के साथ इस तरीके के व्यवहार को अपनाएंगे, इस तरीके के सिद्धांत को, आदर्श को अपनाएंगे। लेकिन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने कौन सी नीति चुनी थी? पंचशील की नीति चुनी थी। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने कौन सी नीति चुनी थी? पंचशील की नीति चुनी थी। तो भारत कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों के साथ व्यवहार करेगा, उसके लिए नॉन अलाइनमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ कोल्ड वॉर। यह अलग बात है कि गुट निरपेक्षता से कई बार उतनी अनुकूल सफलताएं नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन फिर भी यह भारत का इतिहास रहा है और इतिहास से हमेशा सकारात्मक प्रेरणा ली जाती है, बहुत नकारात्मक नहीं। हां,
इतिहास से सीखा जाता है कि गलतियां आगे नहीं करेंगे, लेकिन इतिहास को इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि हीन भावना का विकास हो। इसलिए गुट निरपेक्षता की सिर्फ आलोचनात्मक समझ नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता भी पता होना चाहिए। यही कारण है कि यूपीएससी के द्वारा और स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी या तमाम राज्यों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि क्या जो भविष्य में अधिकारी होने वाले स्टूडेंट हैं, क्या उनके विचार और उनकी सोच में वो सारा पहलू आ गया है जैसा भारत सरकार सोचती है। क्योंकि आप भविष्य में अधिकारी बनेंगे और अधिकारी का अपना कोई स्टैंड नहीं होता, भारत सरकार का स्टैंड ही आपका स्टैंड होगा, राज्य सरकार का स्टैंड ही आपका स्टैंड होगा। और विदेशी नीति में तो भारत विदेशी नीति चूंकि केंद्र सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार का विचार ही आपका विचार होगा, संविधान के आदर्श ही आपके आदर्श होंगे, संविधान के मूल्य ही आपके लिए मूल्य होंगे। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा कि किसी विषय पर हम कैसे बोलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे, कौन सी बात ज्यादा बेहतर मानी जाती है। आप अपने पर्सनल विचारों को नहीं कभी रखेंगे। हां, कोशिश करिए कि आपके विचार भी वैसे ही हो जाए जैसे भारत सरकार का विचार है, तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट और आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी। आप कोई किसी पार्टी वाइज, किसी समूह वाइज, किसी धर्म वाइज, किसी जाति वाइज कोई विचार नहीं रखेंगे। हां, आप अपने धर्म का गौरव रखिए, आप अपने जाति का भी गौरव रखिए, आप अपने क्षेत्र पर भी गौरव करिए, आप अपनी भाषा पर भी गौरव करिए, लेकिन भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं। राष्ट्र हित ही, देश हित ही सर्वोपरि मानते हुए उसी के अनुसार जानते हम लोगों को हर जगह निर्णय। इसीलिए नोट्स बनाते समय बहुत ध्यान रखा करिए, जब मैं कोई निष्कर्ष लिखाता हूं तो आपको लगभग उसी पैटर्न पर अपने निष्कर्ष को लिखने का अभ्यास करना होगा। अंततः उसी तरीके से बोलने, बातचीत करने की कला सीखनी होगी और हर जगह से सकारात्मक प्रेरणा लेनी होगी। हां, चुनौतियों, सीमाओं, आशंकाओं को भी समझना होगा, क्योंकि दिमाग का एक पक्षीय विकास नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सकारात्मक। हां, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कोई भी समस्या है भविष्य में, तब भी उसको लेकर नकारात्मक नहीं होने की जरूरत है। विपरीत परिस्थितियों से भी प्रेरणा प्राप्त कर लेना है। और इतिहास तो सकारात्मक मार्गदर्शन ही करते हैं। नकारात्मकता सीमाओं को इंगित करते हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां उससे बच सके। अतीत व्यतीत नहीं है, वर्तमान और भविष्य की झांकी है। ऐसी स्थिति में हमें उन सभी चीजों को प्रेरणा के तौर पर लेना होगा। कई लोग इसकी बहुत आलोचना कर देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं। अगर आपने ज्यादा आलोचना किया, नंबर काट दिया जाएगा। आपको एक दायरे में कहना पड़ेगा, ये सब चुनौतियां रही हैं, लेकिन इसके माध्यम से विश्व के एक नई दिशा मिली थी, एक नया जानते वातावरण मिला था, एक नया मंच मिला था, एक नया परिवेश मिला था, एक नैतिक सिद्धांत मिले थे। यह अलग बात है कि वो बहुत व्यवहारिक नहीं रहे। ऐसे रास्तों पर चलना कठिन होता है और कोई देश चल भी नहीं पाया, हम भी नहीं चल पाए, लेकिन फिर भी ये नैतिक रूप से पूरी दुनिया के सामने एक नए तरीके का मंच था। नया जानते हैं विचार भी था, नई सोच थी, अनोखा जानते हैं प्रयास था कि जहां भय का वातावरण बना हुआ है, एक गुट में दूसरे गुट में जाने की बात, वहां एक ऐसा मंच भी हो सकता है जो दोनों गुटों से समान निकट। यह वस्तुतः बुद्ध जी से लगता है प्रेरित था। बुद्ध कहते थे संतुलन को साधिए, सम्यक दृष्टि। बुद्ध नहीं जानते संतुलन के मार्ग को सर्वोच्च मार्ग बताया था। अब देखिए पंचशील, अब दूसरे पे आते हैं पंचशील। अब ध्यान सुनेंगे, अगर मैं आपसे सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछूंगा, मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं पूछूं कि पंचशील की नीति पर चर्चा कीजिए या पंचशील की नीति को जरा समझाइए केवल एक लाइन में, तो आप कह देंगे पंचशील की नीति भारत सरकार की शुरुआती दौर में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति थी, जिसमें 5 सिद्धांत थे बस।
यद्यप इसी पंचशील की नीति क्योंकि बहुत सफल नहीं रही, सफल क्या देखा जाए तो जरा भी सफल नहीं रही, लेकिन चूंकि ऐसे नहीं कहा जाता जरा भी सफल नहीं रही, खराब रही, ऐसे विदेशी नीति में, डिप्लोमेसी में अभी कभी भी ऐसी बात नहीं की जाती। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ कितना खराब संबंध है, इसके बाद भी हम लिख नहीं सकते कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद खराब है। यह कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध उतने अच्छे दौर में नहीं है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, संभावनाएं कम हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियां, पाकिस्तान की तानाशाही जो सेना है, ये सब जिम्मेदार, ऐसे बात की जाती। बात समझ रहे हैं? हर्षवर्धन पूछ रहे हैं कि पंचशील की नीति पड़ोसी देशों के साथ थी या केवल चीन? चीन के साथ नहीं थी, चीन के साथ तो इसको पहले लागू किया गया था, लेकिन यही पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करने की हमारी नीति थी 1991 तक, बल्कि 1991 तक क्या बात करें, 1997 तक। देखिए पंचशील की नीति, ध्यान से सुनेंगे, पंचशील की नीति अभी पढ़ाते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन बैकग्राउंड पे सीधे पढ़ाया नहीं जाता। सीधे पढ़ाने से आपके अंदर वो भावना ही नहीं उत्पन्न हो पाएगी, वो विचार ही नहीं उत्पन्न हो पाएगा, जिसके लिए मैं आपके मन को कुरेद रहा हूं, आपके मस्तिष्क में मैं गहरा रहा हूं, एक रेखा बनाना चाह रहा हूं, एक सोच बनाना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे ये सब बात बोलनी पड़ती। देखिए पंचशील की नीति जो थी, ये नीति भारत सरकार की 1954 में बनाई गई और लगभग 1997 तक ये पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की नीति थी। इसके बाद इसी के स्थान पर गुजराल डॉक्ट्रिन लाई गई, गुजराल सिद्धांत लाया गया। ये गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत की नीति जो है ये 1997 से 2014 तक रही। ये पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करती रही। लेकिन इसके बाद अब वर्तमान में कौन सी नीति आ गई है? नेवर फर्स्ट, पड़ोसी पहले, नेवर फर्स्ट, फर्स्ट की नीति आ गई है और नेवर फर्स्ट की पॉलिसी 2014 से अभी तक। तो आपको ये सारी पॉलिसी पढ़ना होगा, सारी चीज जानते समझना होगा। अब देखिए शुरुआत में हमारी नीति, शुरू में यही हमारी नीति थी, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, बाद में ये नीति हो गई, वर्तमान में। अब देखिए सारा लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, पड़ोसी भारत की पड़ोसी देशों के साथ, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो सारी बात आप लिखा करिए। पड़ोसी, भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंध की नीति, संबंध की नीति, ये वर्तमान दौर की नीति है और वो शीत युद्ध के दौर में थी। हां बहुत अच्छी बात। देखिए मुकेश कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मुझे लगता है सर उस वक्त की ये सबसे बेहतर, हां जो नीति जिस दौर में बनाई गई उस दौर की बेहतर नीति तो रही ही होगी, तभी तो भारत की सरकार ने बनाया। हम भारत सरकार को अपराधी नहीं मान सकते, अपने नेताओं, अपने अधिकारियों को हीन दृष्टि से नहीं देख सकते। एक लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर मेरे माता पिता बहुत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा कि उन्होंने अच्छे स्कूलों में मुझे नहीं पढ़ाया। हमने कहा खबरदार ऐसी बात कभी करना नहीं। उन्होंने कहा सर आप नाराज हो गए। हमने कहा चाहे जैसे भी आपके माता पिता रहे होंगे, उनके प्रति हीन भावना आपको नहीं रखनी होगी। आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, उनकी जो भी परिस्थितियां थी उस दौर में उन्होंने वैसा आपके लिए निर्णय लिया, अवसर उपलब्ध कराया, वो सब अतीत हो चुका है, खाक हो चुका है। एक समझदार व्यक्ति अपने माता पिता की आलोचना नहीं कर सकता, कम से कम इस तरीके से तो नहीं कर सकता कि उसे नकारात्मक दृष्टि से सोच आ जाए। आपके दायित्व हैं माता पिता का सम्मान, परम सम्मान करना। कहा जाता है ईश्वर के बाद अगर इस दुनिया में कोई आपके लिए है, ईश्वर का प्रतिनिधि, तो वो माता पिता ही है, भाई बहन। इसके बाद वही सब ईश्वर के ही जानते हैं, सब देवता कह लीजिए, भाई बहन मित्र, ये सब तो इनके लिए हमेशा जानते हैं। विचारों के स्तर पर तो कम से कम गरीब नहीं दिखिए। खैर उन्होंने मुझे सॉरी बोला, उन्होंने कहा सर मैं अपनी बात बता रहा था। हमने कहा लेकिन फिर भी इस ढंग से आप बता नहीं सकते, मैं कोई साधारण शिक्षक नहीं हूं। जो मर्यादा है, जो नैतिकता है, उसका पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते।
तो पंचशील की नीति हमारी बड़े लंबे समय तक नीति थी। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं पंचशील की नीति पर बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज की क्लास का। तो हेडिंग डालेंगे पंचशील, ऐसे हेडिंग डालिए, पंचशील पॉलिसी, पंचशील की नीति, पंचशील की नीति, या इसे जानते पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। पंचशील थ्योरी, इसे पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसमें जानते हैं हम लोग कई सारे पहलुओं को, इसको समझेंगे और बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनते चलिएगा। बहुत ध्यान से एक एक बात को आप सुनेंगे। पहली बात तो क्या है इसका मतलब, ये नीति क्या थी। दूसरा जानते पृष्ठभूमि। तीसरा महत्व इसका क्या था, महत्व, योगदान, सीमाएं, चिंताएं, चुनौतियां, वर्तमान में प्रासंगिकता, वर्तमान में प्रासंगिकता, इतने पहलू पे हम लोग बात करेंगे। पंचशील का सिद्धांत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका महत्व और कंट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, कंसर्न एंड चैलेंजेस एंड रिलेवेंसी इन करंट सिनेरियो, रिलेवेंसी इन करंट सिनेरियो। तो चलिए इतनी बातों को समझा जाए कि भाई पंचशील क्या था। पंचशील की नीति 1954 से पहले भारत चीन संबंधों से लागू की गई। पहले भारत चीन संबंधों से लागू की गई। पहले भारत चीन संबंधों से लागू की गई। तो फर्स्ट वन, पहले पॉइंट को देखेंगे। देखिए उसी वे में लिखेंगे ताकि मेंस की एक समझ विकसित हो और पीटी में भी एक चीज ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो सब मेंस का सिलेबस है, पीटी में, अरे पीटी में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचशील, कूटनिरपेक्षता। अब जिस लेवल पर बीपीएससी का एग्जाम आ चुका है उसके लिए मेंस और पीटी को अलग मत करिए। अगर आपने मेंस और पीटी को अलग किया, यकीन मानिए पीटी में ही सिलेक्शन नहीं होगा। 98% स्टूडेंट अपने सभी चांस में यूपीएससी में पीटी नहीं पास कर पाते। 98%, ये आरटीआई से जानते हैं, सूचना प्राप्त की गई। जो विद्यार्थी पीटी का एग्जाम देते हैं 98% स्टूडेंट अपने सभी चांस में पीटी नहीं पास कर पाते। पीटी को कभी हल्का एग्जाम मत मानिएगा। और अब वही पीटी की तैयारी करके कोई भी व्यक्ति पीटी पास नहीं कर सकता। ये गांठ बांध लीजिए या कहीं लिख लीजिए अपने नोट्स पर या किसी पेज पर लिखकर कमरे में चिपका दीजिए। केवल पीटी की तैयारी करके कोई पीटी नहीं पास कर सकता। आप स्वयं भी इस बात को समझिए, अपने दोस्तों, मित्रों, आसपास के लोगों को भी समझाइए, क्योंकि कहा जाता है अच्छे काम में स्वयं भी लगना चाहिए और 2-4 आदमी को जरूर प्रेरित करना चाहिए। स्वयं भी अच्छा बनिए और 4-6 आदमी को प्रेरित भी करिए, तब आपको इस दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति माना जाएगा और पूरे ब्रह्मांड को भी सिग्नल जाएगा कि यह व्यक्ति अच्छा है। स्वयं भी अच्छा बन रहा, 4-6 आदमी को और भी प्रेरित कर रहा, 4-6 विद्यार्थियों को और राष्ट्र के लिए तैयार कर रहा है। हमेशा अच्छे कार्यों के लिए 2-4-5 आदमी को जरूर तैयार करना चाहिए। अच्छी बात बहुत लोग सोचते हैं नहीं मैं जान गया रहा, सब नहीं बताऊंगा। ये इतनी संकुचित सोच कभी मत रखिए। आपकी लड़ाई, आपकी प्रतिस्पर्धा आसपास के लोगों से नहीं है, पूरे बिहार के बच्चों से ही नहीं, बीपीएससी देने वाले सभी बच्चों से आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, आसपास के लोगों से नहीं। और प्रतिस्पर्धा को बुरा मत लीजिए, प्रतिस्पर्धा एक तरीके से आपकी गुणवत्ता, दक्षता को निखारने का अवसर भी है।
प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक दृष्टि से देख करके अपनी क्षमता को रोकने की जरूरत नहीं है। चुनौतियां परेशानियां नहीं होती, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। इसलिए 4-6 आदमी को जरूर प्रेरित करिए। कोई गरीब गुरबा है, कोई कमजोर घर का है, कोई मध्य वर्ग का है, बेटियां हैं, बेटियों को प्रेरित करिए। जिनकी शादी हो चुकी है उनको कहिए तैयारी करें। जिनका शादी विवाह, जिनके पास बच्चे हैं उनको प्रेरित करिए, क्योंकि जीवन कभी भी पलटा जा सकता है, बदला जा सकता है। ऐसे 4-6 लोगों को जरूर प्रेरित करिए जो आपकी प्रेरणा से एसडीएम और डिप्टी एसपी बने। मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, दान देने का मतलब खाली वस्तुओं को दान देना नहीं होता, खाली कोई चीज फल फूल और धन संपदा को दान देना नहीं होता। किसी को स्वप्न का दान दे दीजिए। स्वप्न को भी दान देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। डॉक्टर कलाम कहते थे, अगर आपने स्वप्न को जगा दिया तो किसी व्यक्ति के अंदर विराट को प्रकट कर दिया, आपने विराट को प्रकट कर दिया। इसलिए स्वप्न का जागरण करना भी दान होता है। और यह ऐसा दान है कि जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ सकारात्मक सोच लग रही है, दूसरे के प्रति सद्भाव और प्यार झलक रहा है। तो इस तरीके से जरूर प्रेरित करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज पंचशील। व्हाट इज पंचशील? पंचशील क्या है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब कोई भी चीज लिखी जाती है तो बहुत क्लियर कट लिखा जाता था कि एग्जामिनर को सीधे मैसेज जाए कि इसके अंदर डाइजेस्टेड नॉलेज है। जैसे पंचशील बहुत लोग लिखते हैं कि यह भारत और चीन के बीच संबंधों को निर्धारित करने वाली नहीं, ऐसे नहीं लिखा करिए, समराइज कर दिया करिए। यह भारत की शुरुआती दौर में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए बनाई गई एक नीति थी, जिसको चीन के माध्यम से लागू किया गया, या सबसे पहले चीन के संदर्भ में लागू किया। तो एग्जामिनर समझेगा इसका गहरी समझ है, इसका डाइजेस्टेड नॉलेज है, इसके अंदर सार आ चुका है, समझ आ चुकी। क्योंकि सीधे सीधे बातचीत करना तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है, गहराई लाइए उसमें। आप जानते होंगे, कहा जाता है कि ज्ञान का विकास 3 चीजों से होता है, आईक्यू से, ईक्यू से, एसक्यू से। ध्यान से सुनिएगा। आईक्यू माने होता है मेंटल पावर, इसका मतलब होता है मेंटल पावर, और इसका मतलब होता है मेंटल बिहेवियर, इसका मतलब होता है मेंटल बिहेवियर, और इसका मतलब होता है टू लुक सबटिल थिंग्स इन एनी कस, टू लुक सबटिल थिंग्स। जरा ध्यान से सुनेंगे। सिविल सेवा में जानने के लिए, बड़े पदों पर जाने के लिए आईक्यू की जरूरत नहीं होती, बड़े पद पर जाने के लिए आईक्यू की जरूरत नहीं होती। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, यही बात ही है। अगर आपको आईएएस बनना है, एसडीएम बनना है, गवर्नर बनना है, राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, राजदूत बनना है, तो आईक्यू की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बनना, आईक्यू की क्या जरूरत है? बुद्धि की जरूरत नहीं है, मेंटल पावर की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको विज्ञान के बारे में जानकारी हो कोई जरूरी नहीं है, आपको वैज्ञानिक सलाहकार मिलेगा। आपको आर्थिक जानकारी हो कोई जरूरी नहीं, आपको आर्थिक सलाहकार मिलेगा। आपको राजनीतिक ज्ञान बहुत ज्यादा है ये जरूरी नहीं, आपको राजनीतिक सलाहकार मिलेगा। आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान है या नहीं, सलाहकार मिलेगा। हां, आपको वैज्ञानिक सलाहकार मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान का कैसे उपयोग किया जाए, ध्यान से सुनेंगे। आपको बुद्धि का जरूरत नहीं है, समझ की उतनी जरूरत नहीं है, समझ का उपयोग कैसे किया जाए, मेंटल बिहेवियर। इसीलिए जानते हैं सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, ध्यान सुनेंगे, सिविल सर्विसेज के लिए जानते किसकी जरूरत होती? ईक्यू और एसक्यू की। मैं थोड़ा समझा दूं ताकि आप ध्यान रखें हमेशा। ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, पंचशील के बारे में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने गुट निरपेक्षता पंचशील पर पीएचडी कर रखी है, उतनी ज्ञान की जरूरत नहीं। एक सामान्य समझ की जरूरत है, और समझ का उपयोग कर पाए 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, उसकी जरूरत है। मतलब समझ की उतनी जरूरत नहीं है। समझ जानते हैं 15 मिनट 20 मिनट की समझ, 1 घंटे की समझ पर्याप्त है।
इसलिए जनरल स्टडी आपके कोर्स में है, सामान्य अध्ययन, एक सामान्य समझ हो, और लेकिन समझ का उपयोग बहुत ज्यादा पता। और तीसरा, ये बहुत गहरा शब्द है, इसको अपनी डायरी में कहीं लिख लीजिएगा, एसक्यू। एसक्यू मतलब जानते क्या होता है? आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वोशिएंट, भावनात्मक बुद्धि लब्धि, और एसक्यू का मतलब है स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। स्पिरिचुअल को बहुत लोग आध्यात्मिक कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज में गहराई लाना। इसका मतलब होता है किसी भी, टू लुक सबटिल, सबटिल माने गहराई, जड़ तक पहुंच जाना, किसी भी चीज में गहराई महसूस करना। आप जानते हैं अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? गरीबी को की नई प्रकार की परिभाषा देने और गरीबी निवारण के लिए नई तरीके से स्कीम बनाने का सुझाव देने। आप सोचेंगे क्या उन्होंने बताया? पहले लोग समझते थे कि गरीबी का मतलब संसाधनों की कमी है, धन की कमी है, संसाधनों की कमी है, वस्तुओं की कमी है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई की कमी है। इसी को लोग पहले गरीबी समझते थे। लेकिन अमर्त्य सेन ने क्या कहा? अमर्त्य सेन ने कहा कि गरीबी संसाधनों की कमी नहीं है, गरीबी क्षमता का कम विकसित होना है। नोबेल समिति ने कहा आ जाओ आ जाओ अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार देते हैं। आपने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत गहरी बात है। एसक्यू है, एसक्यू है उस ज्ञान में, गहराई है, जड़ है। कैसे? अमर्त्य सेन ने कहा गरीबी संसाधनों की कमी नहीं है, क्षमता का कम विकसित होना। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, गरीबी ही गरीबी का कारण है। भारत के किसान गरीब है क्योंकि वह गरीब हैं। गरीबी का कोई दूसरा कारण नहीं है, गरीबी का कारण ही गरीबी है। रेगनर नक्स ने कहा था कि गरीबी का कारण ही गरीबी है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। जैसे भारत के किसान गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीब होने के नाते समय पे बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक नहीं डाल पाते, अगली बार और कम उत्पादन होता और गरीब हो जाते और कम। तो अगर आपकी क्षमता कम विकसित होगी तो आपको सही से नौकरी ही नहीं मिलेगी, सही से काम ही नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लो स्तर का मिलेगा। तो क्या किया जाए? क्षमता ही बढ़ा दिया जाए। तो क्षमता कैसे बढ़ाया जाएगा? शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ करके, स्वास्थ्य की गुणवत्तापूर्ण सुविधा, कौशल से जोड़ करके, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ करके, एजुकेशन से पहले क्षमता बढ़ाइए। जिस व्यक्ति की, देखिए वस्तु मत दीजिए, किसी को घर मकान गाड़ी मत दीजिए। अगर आप घर मकान पैसा देंगे वो शराब पी जाएगा, खराब यूज कर लेगा। लेकिन जिसकी क्षमता बढ़ा देंगे, जिसके कौशल को बढ़ा देंगे, फिर आगे वो कभी गरीब नहीं रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो क्षमता जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति कमजोर नहीं रह जाता, ये जान लीजिए। हम लोगों के पास क्षमता बढ़ी तो आज जानते हैं कोई समस्या नहीं है। कोई हम मुकेश अंबानी के घर से और गौतम अडानी के, टाटा बिरला डालमिया के घर से उपेंद्र अनमोल नहीं आते, लेकिन हम लोगों के पास कोई समस्या नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ना ही सोच और समझ का, ना ही प्रभाव का, ना किसी भी चीज की कमी। जानते क्यों? वही क्षमता बढ़ने से, कौशल बढ़ने से, ज्ञान के बढ़ने से। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान शोध और बोध से विकसित होता है। अगर आप किसी को भी जोड़ेंगे हमेशा के लिए उसकी क्षमता, फिर वो कभी गरीब नहीं होगा। और संपदा दे देंगे, घर मकान गाड़ी या तमाम सुविधाएं दे देंगे, बाद में वो सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए ये दो शब्द बड़े मायने रखते हैं। अब जब अच्छा, एग्जामिनर देखता है कि इन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसी गहराई आपके सोच में, लिखावट में है कि नहीं। अगर ऐसी सोच और गहराई आपके लिखावट में आप आ चुकी है तो इसका मतलब है कि अब आपका ज्ञान डाइजेस्टेड हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, रिलीवेंट हो चुका है, सफिशिएंट हो चुका है। देखिए कैसे मैं बात करूंगा तो हम लोग कहेंगे कि यह भारत सरकार की शीत युद्ध के दौर में पड़ोसी देशों के साथ, शीत युद्ध के दौर में पड़ोसी देशों के साथ
संबंधों को निर्धारित करने वाली, संबंधों को निर्धारित करने वाली नीति थी, जिसे 1954 में सबसे पहले, जैसे 1954 में सबसे पहले चीन के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया। संबंधों को निर्धारित करने के लिए, संबंधों को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया, लागू किया गया। इतना पॉइंट लिखे, जिसे सबसे पहले चीन के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया, जिसे सबसे पहले चीन के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया, जिसे सबसे पहले चीन के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए लागू किया गया। और बाद में बाकी पड़ोसी देशों के साथ इसी आधार पर संबंधों को निर्धारित किया गया। एक लाइन और लिख लीजिए, बाद में बाकी पड़ोसी देशों, बाद में सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने का यही आधार बना। संबंधों को निर्धारित करने का, संबंधों को निर्धारित करने का यही आधार बना, यही आधार बना। इसके अंतर्गत कुल 5 सिद्धांतों को अपनाया गया। लिख लीजिए, पंचशील नीति के अंतर्गत, पंचशील की नीति के अंतर्गत 5 सिद्धांतों को अपनाया गया था। 5 सिद्धांतों को अपनाया गया था, जो निम्न है, जो निम्न है। नंबर 1, एक दूसरे के, ध्यान से सुनेंगे, पहला था कि एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान। संप्रभुता क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। घरेलू और बाह्य मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को ही संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता किसी भी देश की आत्मा होती है। जैसे व्यक्ति के शरीर में हृदय होता है, हृदय हार्ट होता है, वो केंद्र है शरीर का, वहीं से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट का निर्णय पूरे शरीर में लागू होता है, पंप किया जाता है यहीं से ब्लड को, यहीं पे गंदा ब्लड आता है, शुद्ध होके जाता है। ऐसे संप्रभुता को किसी देश की आत्मा कहा जाता है। आत्मा का मतलब एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति के शरीर में 2 आत्मा होती है। बायोलॉजी पढ़ेंगे जान जाएंगे। एक को कहा जाता है जीवात्मा और एक को कहा जाता है आत्मा। जीवात्मा को बायोलॉजी में कहा जाता है हार्ट, है कि नहीं? और आत्मा को कहा जाता है, आप जानते हैं, ब्रेन का अगला भाग होता है ये मस्तिष्क। आत्मा का मतलब जानते हैं? आत्मा का मतलब चेतना होती, समझ। जब 100% समझ हो जाती है तो इसी को ईश्वर कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में कब बदल जाता है? जब अहम ब्रह्मास्मि, जब 100% चेतना हो जाए। तो यही जानते हैं, इसी को सामान्यतः अंग्रेजी में ऐसे सोल कहा जाता है। लेकिन ये ब्रेन, जहां पे तीनों ग्रंथियां मिलती हैं, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं पर आत्मा होती। आत्मा माने चेतना। जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा समझ भी रखा करिए। आत्मा मतलब होती है चेतना। चेतना मतलब समझ। समझ को, जिसकी समझ जितनी विकसित, लोग कहते हैं इनकी आत्मा बड़ी पवित्र है, व्यापक समझ वाली है, औरा दिखता है शरीर का। तो आत्मा, जीवात्मा शरीर में है। ऐसे किसी देश की आत्मा जानते हैं, संप्रभुता को माना जाता है। इसमें पहली नीति थी टू रिस्पेक्ट सोवर्निटी ऑफ ईच अदर्स, एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना। लिख लीजिए, एक दूसरे के
संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवर्निटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवर्निटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवर्निटी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवर्निटी, एक दूसरे के संप्रभुता का मतलब एक दूसरे के निर्णयों का सम्मान, नीतियों का सम्मान, अर्थात एक दूसरे के सरकारों के निर्णयों और नीतियों का सम्मान, निर्णयों एवं नीतियों का सम्मान, नीतियों का सम्मान, एक दूसरे के निर्णयों और नीतियों। ये पहला था। दूसरा था अनाक्रमण में विश्वास, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। जरा ध्यान देंगे, एक अनाक्रमण में विश्वास, अनाक्रमण में विश्वास मतलब एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करना, हमला नहीं करना, युद्ध नहीं करना, है कि नहीं। इट मीन्स म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एग्रेशन में नहीं आना है, एक दूसरे के मामले में एग्रेशन पर नहीं आना मेरे भाई, एक दूसरे से एग्रेशन में नहीं आना है। एग्रेशन में नहीं आना है। एक तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना, इसी को कहा जाता है आहस्तक्षेप, आहस्तक्षेप कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। अंग्रेजी में अगर कहें तो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस in each other internal affairs, in each other internal affair, internal affair। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने डिराइव करके भी कल दिखाया था। तो ये तीसरा जानते हैं, अनाक्रमण में विश्वास और नॉन इंटरफेरेंस। हस्तक्षेप का मतलब क्या है? नॉन इंटरफेरेंस। शब्दों को जानते हैं, एक चीज ध्यान रखेंगे, एक मंत्र है मैं आपको दे रहा हूं, सिलेबस का जितना भी पॉइंट है उनके शब्दों को लेकर के जानते हैं। एक अलग नोट्स बना लीजिए कि आईआर में जैसे गुट निरपेक्षता, जैसे पंचशील, फिर पंचशील में भी जानते हैं पांचों जो नीतियां हैं। तो ये शब्द पर जब आपका पारंगत हो जाएंगे ना तो ज्ञान डाइजेस्टेड होने लगेगा। शब्दों को लेकर के जानते हैं, एक अलग डायरी तो होनी ही चाहिए कि आईआर के शब्द, इकोनॉमी के शब्द, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शब्द, ताकि रिवीजन करते समय वो शब्द भी रिवाइज हो। अलग से जब शब्द रिवाइज होंगे तो उसकी भावना सीधे सीधे आपके अंदर चली जाएगी। तो तीसरा, आप चौथा सिद्धांत लिखिए। चौथा सिद्धांत क्या था? चौथा सिद्धांत था एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल, इस एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार का मतलब जानते क्या होता है? परस्पर लाभ का सिद्धांत। मतलब इसका होता है परस्पर लाभ देना,
मतलब सबको लाभ का अवसर देना, जिसको कहा जाता है कि भाई इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर, इसको इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर। अब पांचवा सिद्धांत लिखिए। पांचवा सिद्धांत शांतपूर्ण सह अस्तित्व, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पांचवा, यही इसका सबसे बड़ा पिलर है। शांतपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहना। जैसे रह तो बहुत लोग रह रहे हैं, पति पत्नी है लेकिन रोज झगड़ा करते हैं, भाई बहन है रोज जानते हैं भाषा विवाद हो जाता है। रह तो बहुत लोग साथ रहे हैं लेकिन शांतपूर्ण नहीं रह रहे हैं। ऐसे रहना कि सब एक दूसरे को सपोर्ट मिले, एक दूसरे का परम उत्थान हो, ऐसे नहीं कोई रह रहा है। दोस्त पार्टनर भी रह रहे हैं साथ में, लेकिन ऐसे नहीं रह रहे हैं कि परम उत्थान हो। एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा सर मेरा पार्टनर बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही दयालु है, बड़ा केयर करता है। मैंने कहा अच्छा है, आप परम सौभाग्यशाली हैं अगर आपका पार्टनर ऐसा है। लेकिन एक महीने बाद वो रोते हुए आए और मुझसे कहा मैंने सर गलत समझा था, वो पार्टनर तो मुझे जरा भी लाइक नहीं करते। मैंने कहा क्या हुआ? यही परमानंद एक जगह है, मुखर्जी नगर में पढ़ते थे, परमानंद में रहते थे। तो आए, उन्होंने कहा सर आज जब मैं शाम को आए मेरे पास रोते हुए, सुबह की क्लास के बाद वो गए होंगे। उन्होंने कहा सर आज जब मैं क्लास करके गया तो क्लास के कमरे के बाहर ही मैं था, तब तक देखा खिड़की से ही वो किसी से बात कर रहे थे मेरे ही बारे में। कहा देखिए मैं उसको इसलिए इतना ध्यान रखता हूं, उसके लिए अच्छा खाना बनाता हूं ताकि उसको खूब ज्यादा खिला पिला के सुला दूं, ताकि वो सोता रहे, हम अकेले पड़ें और कमरे में डिस्टरबेंस ना हो। कहा सर जब मैंने ये सुना मैं अवाक रह गया कि अच्छा मेरे लिए जो भोजन बनाते हैं इतना स्वादिष्ट और ये सब, और खूब ज्यादा कहते हैं 2 नहीं तुमको 4 रोटी खाना होगा, तुम मेरे छोटे भाई हो। कहा मैंने तो उनको बड़े भाई के रूप में पिता के समान समझने लगा था, सीनियर थे इतने, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी संकुचित थी, इतना नकारात्मक वो मेरे बारे में सोचते थे। मैं ये जान करके बहुत ही मेरा मन उचाट लग गया, बहुत ही। मैंने कहा कि अभी ऐसा क्या, अभी बहुत सारे लोग ऐसे आपके साथ आएंगे। हमने कहा घबराइए नहीं, अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ। तो आपका भी पार्टनर वैसे ही मिल गया, क्या किया जाए, है कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक बहुत बड़ी बात है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये बहुत बड़ा मसला है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि शांति के साथ, ध्यान से सुनेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि साथ में रहना लेकिन शांति के साथ, ताकि विकास हो सके। ऐसे साथ रहना ताकि, ऐसे साथ रहना ताकि विकास को बढ़ावा मिले, विवाद को नहीं, ताकि विकास को बढ़ावा मिले, विवाद को नहीं, विवाद को नहीं, ताकि विकास को बढ़ावा मिले, विवाद को नहीं। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत। अब आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। देखिए सबसे पहले था कि क्या है पंचशील, समझ गए आप? तो पंचशील आपने लिख दिया, फिर बताया ये पहला सिद्धांत कि एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करना, अनाक्रमण में विश्वास, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, आहस्तक्षेप। चौथा है इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ समता का व्यवहार, परस्पर लाभ देना, पारस्परिक लाभ। और सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, ये सबसे बड़ा पिलर है पंचशील का। पंचशील के 5 सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जाता है पंचशील। एक क्वेश्चन भी पीटी में आया था यूपीएससी में कि पंचशील के सभी सिद्धांतों में मूल सिद्धांत क्या था, तो 5 में ये वाला मूल है। पंचशील के सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन चीन ने कोई भी बात माना नहीं, जानते ये पंचशील क्या है और उसका सिद्धांत।
अब आ जाइए दूसरा, पृष्ठभूमि। आखिर पंचशील की नीति को लाने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? तो दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, आखिर पंचशील नीति को लाने का बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ? अब जरा ध्यान दें, आप सभी लोग जानते हैं कि 1917 में रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति ये मजदूर क्रांति थी, इसको मजदूर क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1949 में चीनी क्रांति हुई। ये चीनी क्रांति हुई, ये जानते कृषक क्रांति थी। ये कृषक क्रांति थी, ये कृषक क्रांति थी। देखिए, इस क्रांति का भारत के ऊपर असर नहीं हुआ। इस क्रांति, यहां लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, इस क्रांति का भारत के ऊपर असर नहीं हुआ। लेकिन इस क्रांति का व्यापक असर हो सकता था। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? अभी समझ में आएगा। इस क्रांति का भारत के ऊपर व्यापक असर हो सकता था। व्यापक असर हो सकता था। पहले इतनी बात को समझ लिया जाए, तब आप पूरी बात को जान पाएंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कम्युनिज्म, या जिसको सोशलिज्म भी कह सकते हैं। तो वामपंथ जो था, वामपंथी जो विचारधारा थी, उसमें सबसे, देखिए वामपंथी विचारधारा में कई प्रकार की विचारधारा, जो लोग नहीं जानते, देखिए विचारधारा दो तरीके की होती है सामान्यतः। आइडियोलॉजी दो तरीके की होती है। जिसको एक को दक्षिण पंथ कहा जाता है, दक्षिण पंथ, राइटिस्ट। राइटिस्ट का मतलब है कि अपनी चीजों में कमी नहीं निकालना। दक्षिणपंथी का मतलब है अपनी प्राचीनता पर गौरव करना, अपने इतिहास से गौरव प्राप्त। इसका मतलब होता है कि अपनी श्रेष्ठता पर विश्वास करना। विश्वास करना, अपनी श्रेष्ठता पर विश्वास करना, अपनी चीज को श्रेष्ठ मानना, अपनी संस्कृति, अपने संस्कृति, रीत रिवाज, रहन सहन को सही मानना, सही मानना, ये दक्षिण पंथ है। और वामपंथ जिसको आप लेफ्टिज्म कह सकते हैं या लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, इसको मानने वाले, ये अगर मैं दक्षिण पंथी कहूं तो ये हो जाएगा, और वामपंथी कहूं चलिए लेफ्टिस्ट। अब जरा ध्यान सुनेंगे। ऐसे लोग जो मानते हैं कि अपनी व्यवस्था ठीक नहीं रही है, इस व्यवस्था में गड़बड़ी रही है, इसको बदला जाए। ऐसे लोग जो अपनी व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते, उसे शोषणकारी मानते हैं, उन्हें वामपंथी कहा जाता है। जो अपनी व्यवस्था में कमियां निकालते हैं कि हमारी व्यवस्था गड़बड़ रही है, इसको बदला जाए, इसमें कमी है, सामान्यतः उन्हीं को जानते हैं लेफ्टिस्ट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग वामपंथी कहलाते हैं। अब मैं पूरा थॉट नहीं पढ़ा रहा हूं, जहां जहां जरूरत होगी वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा। बाकी जानते पॉलिटी का पार्ट है, जब वहां होगा तो वहां चर्चा किया जाएगा। अब देखिए, दक्षिणपंथी में भी कई विचार के लोग होते हैं। इसमें भी जानते हैं पुनरुत्थानवादी भी होते हैं, सुधारवादी भी होते हैं, यथास्थितिवादी भी होते हैं। इसमें भी कई धारा है। बात समझ रहे हैं? जैसे सामान्यतः कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को
इसी धड़े की पार्टी माना जाता है। अंग्रेज इसे जानते दक्षिणपंथी पार्टी कहते थे कांग्रेस को। कांग्रेस और बीजेपी इसी तरीके की पार्टी, जिसमें बीजेपी कुछ ज्यादा ही है, कांग्रेस थोड़ा सा कम है। कांग्रेस का थोड़ा सा झुकाव वामपंथ की तरफ भी है। यद्यपि समय समय पर जानते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस में अलग अलग तरीके के लोग थे। कांग्रेस में नेहरू भी थे, पटेल थे। नेहरू का झुकाव थोड़ा सा वामपंथ की तरफ था, लेकिन पटेल का झुकाव एकदम दक्षिणपंथ की तरफ था। मतलब मोटे तौर पर कांग्रेस इसी तरीके की सोच की रही है। थोड़ा बहुत इधर भी उसका झुकाव कांग्रेस में मतलब एक तरीके से दोनों विचार। अब देखिए, जो दक्षिणपंथ है, जो वामपंथी है, ध्यान से सुनेंगे, जो वामपंथी हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कम्युनिस्ट जिन्हें साम्यवादी कहा जाता है। दूसरा जानते हैं सोशलिस्ट, जिन्हें समाजवादी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण वगैरह ने भी रास्ता अपनाया था ऐसा। और तीसरा जानते हैं रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। जैसे एग्जाम्पल अगर एक एक दें, जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये ऐसे थे। जैसे सोशलिस्ट में आप देखिए जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया, ये सब बड़े योग्य लोग थे। राम मनोहर लोहिया और ये एमएन राय वगैरह आप जानते हैं, एमएन राय और भी बहुत सारे, अमृत डांगे, ये लोग जानते हैं, ऐसे थे। और बाद में इसमें बहुत सारी पार्टियां बनी। अब ये मानते थे कि व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको बदला जाए। अब इनका कहना है, जो कम्युनिस्ट हैं, ये वामपंथी का मतलब जो अपनी व्यवस्था को सही नहीं मानते, उसको बदलना चाहते हैं। उसमें 3 तरीके के सामान्यतः लोग होते हैं। अब कम्युनिस्ट भी कई तरीके के होते हैं, माओवादी, लेनिनवादी, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे माओवादी, जैसे लेनिनवादी, स्टालिनवादी, बहुत तरीके के, लेनिनवादी, स्टालिनवादी, चाओवादी, बहुत सारे हैं। तमाम लोग पगला गए हैं, जानते हैं, विदेशी थॉट रखते रखते। अब देखिए, कम्युनिस्ट जानते हैं क्या चाहते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि देश की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए। इनका मानना है कि शोषण चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, उसको समाप्त किया जाए और सबके खिलाफ सशस्त्र क्रांति की जाए। हथियार से जानते हैं बदलाव लाया जाए। ये कहते हैं हथियार से बदलाव लाया जाए। ये शस्त्र उठाने की बात करते हैं। यही लोग नक्सलवादियों को, अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं। यही हथियार उठाने की बात करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको सामान्यतः बुरा माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, समाजवादी कहते हैं कि बदलाव के लिए बदलाव तो करिए, लेकिन लोकतंत्र को अपना करके। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना करके चुनाव को। यद्यपि भारत में जो वामपंथी पार्टियां थी, सीपीएम, सीपीआई, वो सब इसी तरीके की पार्टी है। मूल विचारधारा उनकी ऐसी है, लेकिन वो चूंकि भारत के चुनाव और संविधान में विश्वास करती हैं, इसलिए उन्हें इसके तहत माना जाएगा। और वर्तमान में जानते ऐसी अभी कोई स्थिति नहीं है। कई लोग घोषित करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कोई, तो बाकी जितनी भी पार्टी सब इसी सोशलिस्ट ही माना जाता है। अब जरा ध्यान सुनेंगे। अब ये वाले का उद्देश्य क्या था, अगर ये समझ गए तो आप पंचशील समझ जाएंगे। पंचशील समझने के लिए आपको कम्युनिज्म समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे आप। कम्युनिज्म, साम्यवाद, इसका जन्मदाता कार्ल मार्क्स था। दास कैपिटल किताब इसकी मार्गदर्शक थी। देखिए, इनका मानना था, ध्यान सुनेंगे, इनका मानना था कि किसी भी प्रकार के शोषण का अंत किया जाए, सशस्त्र क्रांति किया जाए। शोषण का अंत, इनका मानना था, शोषण का अंत सशस्त्र क्रांति से किया जाए। सशस्त्र क्रांति, वर्ग क्रांति। अब सीधे मैं बोलूंगा तो जाति के मतलब एक तरीके से वर्ग क्रांति है। शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये हर चीज को 2 नजरिए से देखते। कोई शोषण कर रहा, कोई शोषित हो रहा। हर समस्या को ये इसी नजरिए। एक लोगों से आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया कि बुद्ध और मार्क्स के बीच में क्या अंतर है। बुद्ध भी कहते थे ईश्वर नहीं है, मार्क्स भी कहता है ईश्वर नहीं है।
बुद्ध भी निरीश्वरवादी थे, मार्क्स भी निरीश्वरवादी था। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। मार्क्स कहता है ईश्वर नहीं है, लेकिन मार्क्स कहता है समस्याओं के लिए समाज जिम्मेदार है। ये गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने शोषण किया होगा, ये नहीं पढ़ पाए क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ने दिया होगा, इनके पास घर नहीं है क्योंकि दूसरे ने घर नहीं बनने दिया। हमेशा हर समस्या के लिए समाज को जिम्मेदार करता है। और बुद्ध कहते हैं हर समस्या के लिए समाज नहीं, व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। बुद्धत्व को प्राप्त करो, शुद्धत्व को। बुद्ध का कहना है हर समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग सही माना जाता है। अब जो जनजातियां हैं, अब जनजातियों के साथ किसने शोषण किया? किसी ने शोषण नहीं किया। वो जंगलों में रहती थी, दूर दराज के क्षेत्रों में रहती थी, इसलिए वो पढ़ नहीं पाई, इसलिए उनके पास मकान नहीं, घर नहीं, नौकरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जनजातियों के साथ सबने शोषण किया है। कई बार बिना शोषण के भी व्यक्ति पिछड़ा हो जाता है, क्योंकि जागरूक नहीं होता, दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है, पहाड़ियों में, चोटियों में, घाटियों में, मरुस्थलों में, जंगलों में, द्वीपीय क्षेत्रों में रहता है, तब भी पिछड़ जाता है। पिछड़ने के लिए शोषण हमेशा जिम्मेदार नहीं है। मार्क्सवाद पगलावाद इसीलिए माना जाने लगा, पागलपन माना जाने लगा मार्क्सवाद, कि हर चीज में शोषण सोचिए, हर चीज में संघर्ष सोचिए। ये किस रास्ते पर दुनिया को ले जाना चाहते हैं? इसलिए मार्क्सवाद को गांधी जी ने नकार दिया, भारत की संविधान सभा ने नकार दिया। हम लोग ऐसे मार्ग को नहीं मानते जो कानून सम्मत नहीं है, जो जानते हैं स्वीकार्य नहीं है, जो संतुलन आधारित। लेकिन बुद्ध का मार्ग, हर समस्या के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। स्वयं को के चेतना को प्रकट करें, स्वयं के विराट को प्रकट करें, स्वयं को साधें, स्वयं को जागृत करें, स्वयं के कौशल को विकसित करें। आपका महाजागरण होगा तो महाविकास होगा आपका। ये बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग इसलिए अच्छा माना जाए। लेकिन ध्यान सुने, कम्युनिज्म का मार्ग क्या था? कम्युनिज्म का मार्ग था कि शोषण का अंत सशस्त्र क्रांति से और वर्ग क्रांति। अच्छा, जब वर्ग क्रांति होगी, ध्यान सुनेंगे, जब वर्ग क्रांति होगी तो क्या होगा? देश का बंटवारा हो जाएगा। देश का बंटवारा हो जाएगा। क्यों? जिसके खिलाफ आप क्रांति करेंगे वो शोषित होगा, शोषक होगा, और जो प्राप्त दूसरा शोषित होगा उसके अधिकारों को कटौती करेंगे। वैसा होगा जैसे यहूदियों का के खिलाफ जानते हैं जर्मनी में हुआ था। तो देश का बंटवारा हो सकता है। तो पहली बार जब क्रांति हुई, ध्यान सुनेंगे, पहली बार जब मजदूर क्रांति हुई तो भारत उस समय तो भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज डर रहे थे कहीं भारत में प्रभाव ना आ जाए। लेकिन जानते क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत में उद्योग ही नहीं थे, तो मजदूर ज्यादा थे ही नहीं, तो फिर उनके शोषण की बात ही नहीं थी। इसीलिए इस क्रांति का भारत पे प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए रूसी क्रांति ने हमें प्रभावित नहीं किया। लेकिन ध्यान से सुने, जब चीनी क्रांति हुई तो हम लोगों को डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि भारत में जमींदारों ने बहुत शोषण किया था। जमींदारों ने काश्तकारों का, काश्तकार माने किसान, काश्तकार माने होता जो किराए पर खेती करते हैं, उन्हें काश्तकार कहा जाता है। ऐसे किसान जो किराए पर, बटाई पर खेती करते हैं, उन्हें काश्तकार कहा जाता है। जमींदारों ने खूब शोषण किया था। ध्यान से सुनेंगे, जब कृषक क्रांति हुई तो भारत डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा का यह मॉडल भारत में फैल सकता था। भारत में किसान विद्रोह हो सकता था, और किसान विद्रोह को फैला करके चीन भारत को कई भागों में बांट सकता था। और कम्युनिस्ट का उद्देश्य भी था, जब देश आजाद हुआ आप जानते होंगे कम्युनिस्टों ने क्या लक्ष्य रखा था? भारत को अनेक टुकड़ों में तोड़ देना, 50 से अधिक टुकड़ों में बांटने का लक्ष्य था कम्युनिस्टों का। उनका मानना था शोषण जहां जहां हुआ, सब कहीं पुरुषों ने शोषण किया, कहीं किसी भाषा ने शोषण किया, कहीं किसी धर्म ने शोषण किया, कहीं किसी जाति ने शोषण किया, तो सबके विरुद्ध क्रांति, सबके विरुद्ध हथियार। तो भारत का बंटवारा हो सकता था। और जवाहरलाल नेहरू घबराए कि अभी जल्दी जल्दी ही तो देश आजाद हुआ, कहीं ये चीनी मॉडल भारत में ना आ जाए। ध्यान से सुनेंगे, देखिए भारत कब आजाद हुआ? भारत की आजादी 1947 और चीन की आजादी जानते हैं, कृषक क्रांति, चीन की आजादी 1949। लेकिन चीन आजाद हुआ कृषक क्रांति से। चीन आजाद हुआ
कृषक क्रांति से, किसान क्रांति से, और भारत आजाद हुआ इतने में। तो जो भारत की सरकार नेहरू जी के नेतृत्व में थी, नेहरू जी के नेतृत्व में, तो नेहरू जी ने सोचा कि कहीं ये वाला मॉडल भारत में ना फैल जाए, और अभी जल्दी जल्दी भारत आजाद हुआ और भारत कहीं सैकड़ों टुकड़ों में, अनेक टुकड़ों में भारत बट न जाए, अनेक टुकड़ों में भारत बट ना जाए, भारत बट ना जाए, इसलिए चीन से पहले दोस्ती कर लिया जाए, क्योंकि चीन हमारे देश में इस क्रांति को हवा दे सकता है। और आप जानते भारत में कृषक विद्रोह अनेक बार हुआ, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पागलपंथी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, एका विद्रोह, और बिहार में, चूंकि आप लोग बिहार से आने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बिहार में भी बहुत सारे किसान विद्रोह हुए, जमींदार बिहार में भी बहुत ज्यादा थे। इसलिए यह मॉडल फैल सकता था, कम से कम वहां जरूर फैल सकता था जहां जमींदारी व्यवस्था थी, महलबाड़ी व्यवस्था थी, वहां यह विद्रोह हो सकता था। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अभी तो देश जल्दी जल्दी आजाद हुआ, कहीं ये चीनी मॉडल ना फैल जाए भारत में, तो एक डर बन गया था। इसलिए अगर चीन से दोस्ती कर लिया जाए तो वो कोई ऐसा मॉडल भारत को नहीं फैलाएगा, भारत में नहीं फैलाएगा। इसीलिए 1949 में जब चीन आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत ने उसको मान्यता दी, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जानते हैं 1949 में ही लगा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए जब चीन आजाद हुआ, ध्यान सुनेंगे, इसीलिए जब चीन आजाद हुआ तो भारत ने सबसे पहले मान्यता दी, सबसे पहले 1949 में चीन की आजादी, क्योंकि यह आजादी थी नहीं, आजादी को मान्यता दी। देखिए यह वास्तव में ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछिए तो एक गिरोह था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक गिरोह था जिसने कब्जा कर लिया वास्तविक चीन पर, जिसका अभी अंश है जानते ताइवान। लेकिन उस समय हम लोगों ने सोचा कि भैया इसको तुरंत समर्थन दो, इसको मान्यता दो, कहीं यही जानते हमारे लिए गले की हड्डी ना बन जाए। तो इसलिए भारत ने तुरंत उसको मान्यता दिया, और भारत खुद जवाहरलाल नेहरू ने ही 1950 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। सबसे पहली पृष्ठभूमि तो यहीं खड़ी हो गई कि चीन के साथ सबसे बेहतर संबंध रखना है, नहीं तो यह मॉडल, चीन के कृषक क्रांति वाला मॉडल भारत में फैल सकता है। और इसके बाद भारत ने पड़ोसी देशों के साथ मूल रूप से अपने संबंधों को विस्तारित करने के लिए इस नीति को चुनने का निर्णय लिया। लेकिन मूल यहीं से है, पृष्ठभूमि यहीं से है। मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार यस लिखिए, एक बार यस लिखिए, ताकि मैं अच्छे से आपको लिखवा सकूं। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप सभी लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं यस लिख के समर्थन व्यक्त करिए, नहीं तो कहिए नो, समझ में नहीं आया। यहां से प्रेरित है, इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, यहीं से है। ये जवाहरलाल नेहरू का निष्कर्ष है, मैं तो इधर बता रहा हूं सिर्फ। तो आप लिखेंगे कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ, आजाद कैसे हुआ? बंटवारे के साथ। तो भारत दूसरा बंटवारा नहीं चाहता था, अनेक बंटवारा नहीं चाहता। भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो भारत की आजादी, तो भारत की आजादी बंटवारे, तो भारत की आजादी भारत के बंटवारे की कीमत पर हुई। तो भारत की आजादी भारत के बंटवारे की कीमत पर हुई। तब भारत की जब वास्तव में भारत, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो भारत आजाद नहीं हुआ, बंटवारा हुआ। आजाद नहीं हुआ, बंटवारा हुआ। जब भारत लेकिन आपको ये, अब भारत की आजादी भी नहीं मानेंगे तो माना जाएगा आप विरोधी व्यक्ति हैं, इसलिए मानिए, लेकिन जानिए वास्तविक चीज क्या थी। जब 1947 में आजाद हुआ तो भारत की आजादी भारत के बंटवारे की कीमत पर हुई, बंटवारे की कीमत पर हुई।
मतलब बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाया, हमारा बहुत बड़ा भूभाग बांट दिया गया, तब हमको आजादी दी गई। आप चाय पीते हैं 10 रुपए में पी लेते हैं, भोजन करते हैं 100 रुपए में कर लेते हैं, लेकिन भारत की आजादी बहुत बड़े भूभाग को खो के मिली। अर्थात भारत की आजादी बहुत बड़े भूभाग को खो के मिली। ऐसे में जब बहुत बड़े भूभाग को खो के मिली, ऐसे में जब कृषक क्रांति से चीन आजाद हुआ तो भारत डर गया कहीं और हमारा बंटवारा ना हो जाए। ऐसे में जब कृषक क्रांति से, जब कृषक विद्रोह, सीधे मैं लिख देता हूं जो असली बात, ऐसे में जब कृषक विद्रोह से 1949 में चीन आजाद हुआ, आजाद क्या हुआ, कब्जा किया उसने, लेकिन लिख नहीं सकते हो ना वैसा। कृषक विद्रोह से 1949 में चीन जब आजाद हुआ तो भारत की सरकार आशंकित हुई तो भारत की सरकार आशंकित हुई कि कहीं चीनी क्रांति का यह मॉडल, चीनी क्रांति का यह कम्युनिस्ट मॉडल, यह साम्यवादी, चीनी क्रांति का यह साम्यवादी मॉडल भारत में ना फैल जाए, और भारत का अनेक बंटवारा हो जाए, और भारत, क्योंकि कम्युनिस्ट भारत को बांटना चाहते हैं, आज भी बांटना चाहते हैं। नक्सलवादी मूवमेंट को कौन सहयोग कर रहा है? पशुपति से लेकर तिरुपति तक 213 जिलों में कौन भारत को बांटना, आज भी कम्युनिस्ट भारत को बांटना चाहते हैं। उस समय भी बंट सकता था। तो भारत की सरकार आशंकित हुई कि कहीं चीनी क्रांति का यह साम्यवादी मॉडल भारत में न फैल जाए और भारत का और बंटवारा ना हो जाए। इसलिए एक नीति के तहत, एक नीति के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि बहुत लोग कहते हैं नहीं जवाहरलाल नेहरू के पास दिमाग ही नहीं था, ऐसा नहीं सोचे। वो भी एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, समझदार थे, तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार वो भी निर्णय ले रहे थे। ये अलग बात है कि उनके निर्णय जानते हैं बहुत व्यवहारिक नहीं साबित हुए, कई जगह हम लोगों को चुनौती मिली, लेकिन एकदम खारिज कर देना कि जवाहरलाल नेहरू के पास बुद्धि ही नहीं थी, एकदम यह मानना कि जवाहरलाल नेहरू ने सारा गलत काम किया, ये ठीक नहीं है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय समझ रखते थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनकी पैनी पकड़ थी। हां, कुछ निर्णय जानते हैं ऐसे लिए गए जो कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी थे, ये आप कह सकते हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा स्वयं वो जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र में ले गए, हिंदी चीनी भाई भाई में अति जानते विश्वास करने लगे। नारा लगाइए, लेकिन आशंकित भी रहिए कि वो गड़बड़ कर सकता है। भारत की आजादी के बाद भी जानते 55 करोड़ रुपए जानते हैं पाकिस्तान को दिया, जो भारत में लगना चाहिए था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जानते भारत विरोधी कई सारे लोग थे जो पाकिस्तान जा रहे थे, जिसमें 3 करोड़ लोगों को जानते हैं रोक लिया। वो सब बर्डन हो गया एक तरीके से। ऐसे कई सारे निर्णय में उनके ऊपर दाग लगते हैं, लेकिन नकारात्मक दृष्टि नहीं बनाना। चूंकि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, वो हमारे एक जानते सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके प्रति हम कोई नकारात्मक विचार बना के नहीं चलेंगे। हम ऐसी सोच सिविल सेवकों में नहीं डाल सकते। आप भविष्य की पीढ़ी का नेतृत्व करने वाले, बड़े पदों पर जाने वाले आप लोग हैं, आप सामान्य लोग नहीं हैं। आप भविष्य में समाज की दिशा और देश की दिशा को तय करने में
अपना योगदान देंगे, संविधान के उद्देश्यों आदर्शों को लागू करेंगे, तो आप में कोई नकारात्मक भाव ना रहे, इसलिए मैं हर चीज के जड़ में जाकर के बताने का प्रयास कर रहा हूं। सीधे सीधे नहीं पढ़ा, सीधे पढ़ाना हो तो कब का खत्म हो जाए, ताकि आपकी एक विचारधारा बन जाए। हाँ, ये बात थी, इस नाते ऐसा हुआ, ठीक है, उसकी कमियां रही, ये रहा वो रहा, तो नीतियां बदली गई, बदलाव तो होता रहता है। हर व्यक्ति अच्छा, कई बार आप तैयारी करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते, तो आप गलत थोड़ी हो गए, कुछ कमियां रही जिसके नाते नहीं हो पाया, फिर होगा। इसीलिए एक नीति के अंतर्गत तत्कालीन सरकार ने चीन की आजादी को 1949 में ही मान्यता दे दी, 1949 में मान्यता दे दी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि अगर चीन चाहेगा तो फैल जाएगी ये पॉलिसी भारत में, और भारत में किसान वैसे परेशान है, किसान बहुत पीड़ित थे, बहुत शोषण हुआ था किसानों का अंग्रेजों के समय में, और जमींदारी व्यवस्था में तो आपने देखा कि शोषण था, बहुत ज्यादा था। इसीलिए तो जमींदारी प्रथा का भारत में अंत किया गया। अगर नहीं शोषण था तो क्यों अंत किया गया, ये तो भारत सरकार भी मानती। इसी नाते आप जानते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं तो आप आश्चर्यचकित होंगे। देखिए, ये कृषक विद्रोह से हम घबरा गए थे, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं तब अभी बाकी लिखता हूं। कृषक विद्रोह जो हुआ ना, इससे हम घबराए तो बहुत ज्यादा थे। ये 1949 में हुआ, तो हमने तुरंत क्या किया, चीन को मान्यता देके, ताकि बाहर से इसको रोका जाए, उससे स्नेह प्रकट किया जाए, उससे संबंध बनाया जाए। अच्छा, हिंदी चीनी भाई भाई, ये जानते नारा। अच्छा, इसके बाद 1951 में जमींदारी उन्मूलन का कानून बना दिया, जमींदारी उन्मूलन का कानून, और पहला संविधान संशोधन 1951 में, पहला संविधान संशोधन। अब देखिए, एक तरफ हम दोनों तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ शोषण को खत्म करने के लिए देश के अंदर ये कर रहे हैं और देश के बाहर ये कर रहे हैं, ताकि शोषण की कोई जगह ना रह जाए, इसलिए जमींदारी उन्मूलन का कानून लाया गया, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा का अंत, और 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जब भारत की संसद बनी ही नहीं थी, संविधान सभा ही जब संसद का काम कर रही थी, ताकि देश के अंदर यह मैसेज दिया जा सके, हे किसानों घबराना मत, जमींदारी खत्म कर रहे हैं, रुक जाओ। और दूसरा, देश के बाहर, हे भाई तुम हिंदी चीनी भाई, ताकि किसानों को एक पॉजिटिव मैसेज जाए। जब ये दोनों काम हो गया, तब भारत की सरकार ने कहा, लाओ एक फटाफट जानते पंचशील बना लेते, ताकि और मजबूत हो जाए, बाहर से और समस्या का निदान हो जाए। यही बात है, मूल रूप से यही बात लिखवानी है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या जो मैं बोल रहा हूं वो आप महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो देखिए, कृषक विद्रोह से 1949 में चीन जब आजाद हुआ, तो भारत की सरकार आशंकित हुई कि कहीं चीनी क्रांति का यह साम्यवादी मॉडल भारत में ना फैल जाए और भारत का और बंटवारा ना हो जाए। इसलिए एक नीति के अंतर्गत तत्कालीन सरकार ने चीन की आजादी को 1949 में मान्यता दे दी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। हाँ, बहुत अच्छी बात करते मुकेश जी, है कि नहीं? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और देश के अंदर भी लिख लीजिए, और देश के अंदर भी किसानों के असंतोष को रोकने के लिए, और देश के अंदर भी किसानों के असंतोष को रोकने के लिए जमींदारी प्रथा का अंत किया और पहला संविधान संशोधन संभव बनाया, और उसके लिए अनुसूची 9 बनाया कि इस संविधान संशोधन को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुसूची 9 क्यों बनाया? ताकि तुरंत हो जाए, कहीं कोर्ट में ना लोग चले जाएं। और पहले
संविधान संशोधन को, पहले संविधान संशोधन को संभव बनाया, और पहले संविधान संशोधन को संभव बनाया, पहले संविधान संशोधन को संभव बनाया और इसे तेजी से लागू करने के लिए, इसे तेजी से लागू करने के लिए नौवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया ताकि किसानों में असंतोष खत्म हो, बेहतर भविष्य की संभावना बने, जोड़ा गया। अब जब ये सब, इससे कृषकों में अनुकूल एवं भारत सरकार के प्रति सकारात्मक भाव का विकास हुआ। इससे कृषकों में अनुकूल एवं भारत सरकार के प्रति सकारात्मक भाव का संदेश गया, सकारात्मक भाव का संदेश गया, भारत सरकार के प्रति सकारात्मक भाव का संदेश गया, सकारात्मक भाव का संदेश गया। अब जब भारत ने इतना कर लिया तो लगा कि एक परमानेंट व्यवस्था भी बनाई जाए। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि चीन के साथ एक अस्थाई एवं बंधुत्व वाला संबंध विकसित हो ताकि चीन भारत में किसान विद्रोह को बढ़ावा ना दे। इसी संदर्भ में 1954 में पंचशील की नीति को अपनाया गया। मुझे लगता है यहां तक सारी बात आप समझ गए होंगे। इसीलिए पंचशील की नीति को अपनाया गया। यह है बैकग्राउंड इसका। इस बैकग्राउंड पे भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। बीपीएससी 70th में यह सवाल पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जब बीपीएससी का लेवल यूपीएससी जैसा हो रहा है तो हो सकता है ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी जानते पूछे जाए जिसके जड़ में जाकर के आप चीजों, क्योंकि बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लोगों का जो जीवन है वो अधिकतर कृषि पर निर्भर है, कृषि, पशुपालन, इन सब पर निर्भर है। तो ये दो बिंदु हम लोग जानते पूरी तरीके से समझ गए कि पंचशील क्या है और इसकी। अब पंचशील का महत्व या योगदान, तो आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ पंचशील, इंपॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचशील। लिखिए इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचशील पॉलिसी। पंचशील पॉलिसी का महत्व या योगदान। पंचशील नीति का महत्व या, फटाफट जानते हैं इसके इंपॉर्टेंस को देखा जाए। सबसे पहली बात कि शीत युद्ध के दौर में, ध्यान से सुनेंगे, पहली बात तो शीत युद्ध के दौर में हाँ, ये बात तो सही है। देखिए
ध्यान से सुनेंगे। शीत युद्ध के दौर में जब भय के आधार पर दुनिया के देश संबंधों को निर्धारित कर रहे थे, तो भारत ने बंधुत्व के आधार पर, भाईचारे के आधार पर संबंधों के विस्तार की एक नीति प्रस्तुत की। तो पहला पॉइंट लिखिए, शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया, शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया भय के आधार पर, जब दुनिया भय के आधार पर, शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया भय के आधार पर संबंधों, भाई शीत युद्ध के दौर में या तो पश्चिमी गुट में शामिल होइए या पूर्वी गुट में शामिल होइए, इसी टाइप का माहौल था। भय के आधार पर संबंधों का विस्तार कर रहे थे, तो भारत ने ऐसे समय, बंधुत्व के आधार पर संबंधों को निर्धारित करने वाला अनोखा सिद्धांत दिया। अनोखा, जो उस दौर में जानते हैं अद्भुत लग रहा था। संबंधों को निर्धारित करने वाला अनोखा सिद्धांत दिया। अनोखा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, अनूठा, यूनिक, अनोखा सिद्धांत दिया, अनोखा सिद्धांत दिया। तो भारत ने एक अनोखा सिद्धांत दिया। तो पहली बात कि शीतकालीन युद्ध में भय के आधार पर जहां संबंध, वहीं बंधुत्व के, बहुत 60 में भी हम लोग लिख सकते थे कि भय के बजाय बंधुत्व आधारित संबंधों के विकास की एक दिशा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, इसने गुट निरपेक्ष, क्योंकि ये 1954 में ही आ गया था, तो इसने गुट निरपेक्षता के लिए भी जानते एक विचार मजबूत किया, बल मजबूत किया, एक प्रेरणा मिली कि भाई ऐसे वैश्विक संबंध भी निर्धारित हों। जैसे, क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति 1955 में बांडुंग सम्मेलन से आई और 54 में ही पंचशील आ गई, मतलब पहले पंचशील आ गया था। तो इससे गुट निरपेक्षता की नीति को भी जानते हैं बढ़ावा मिला। तो आपने लिखा, इसने गुट निरपेक्षता की नीति के लिए विचार दिया। और ऐसे माहौल में जब दुनिया, भय के माहौल में जानते हैं जब दुनिया है, तो ऐसे में भय आधारित दुनिया में विकास के लिए क्या किया जा सकता है ऐसे, तो अब इसने गुट निरपेक्षता की नीति के लिए विचार दिया। क्योंकि गुट निरपेक्षता की नीति जानते हैं 1955 में बांडुंग सम्मेलन में आई। बांडुंग सम्मेलन, इंडोनेशिया। बांडुंग जानते हैं, सिनकोना के लिए जाना जाता है, जहां सिनकोना से ही मलेरिया की जानते हैं जो दवा है कुनैन बनाई जाती। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, इस सिद्धांत ने तत्कालीन परिस्थितियों में भाई पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को क्यों बनाया जाता, ताकि एकता अखंडता बनी रहे, भारत के अंदर कोई अशांति ना हो। तो उसमें सफल थी एक तरीके से देखा जाए शुरुआत। हाँ, चीन के साथ संबंध नहीं सही रहे, इस नाते आलोचना की जाती। इस सिद्धांत ने तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के अंदर एकता एवं अखंडता, भारत के अंदर एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में सहयोग किया। कोई कृषक अशांति नहीं आई, कोई किसानों को लेकर के अशांति नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई भारत में जानते चुनौती नहीं सरकार। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना भी कृषि पे आधारित की गई। क्यों?
क्योंकि किसानों के लिए सब अच्छा अच्छा 1951 में सब किया गया। और पहली पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई उसमें किसान खेती पर क्यों जोर दिया गया, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसका एक लिंक यहां भी है कि 1951 में जमींदारी सुधार, जमींदारी प्रथा का अंत, 1951 में पहला संविधान संशोधन, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस, और 1949 में चीन को मान्यता, 1950 में हिंदी चीनी भाई भाई। ये बाहर अंदर सब जानते मैनेज किया जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, लिख लेंगे इस सिद्धांत को जानते हैं भारत ने जो इस सिद्धांत को अपनाया, तो इस सिद्धांत से कई देशों ने अपनाया, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सब देशों ने जानते पंचशील को हूबहू उस समय अपना लिया था। यूगोस्लाविया आदि। इस सिद्धांत को कई देशों ने अपनाया। इसका मतलब कि और देशों ने भी इसमें आशा की किरण देखी। अच्छा, पंचशील के जो सिद्धांत थे वो आज भी नैतिक आदर्श की तरह है। तो लिखेंगे पंचशील के सिद्धांत ने पूरी दुनिया के सामने, पंचशील के सिद्धांत ने पूरी दुनिया के लिए नैतिक आदर्श प्रस्तुत किए, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र के अनेक घोषणाओं में जो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार था, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में तो मानवाधिकार की तमाम चीजें की गई थी ना बातें, और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी कई घोषणाओं में इसके कई सिद्धांतों को रिपीट भी किया। पंचशील के सिद्धांत ने पंचशील के सिद्धांत ने पूरी दुनिया के लिए नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र के, जिसे आगे चलकर यहां लिख देते हैं, जिसे आगे चलकर के संयुक्त राष्ट्र के कई घोषणाओं में अपनाया गया, जिसे आगे चलकर के कई घोषणाओं में अपनाया गया। अच्छा, इसने न्याय संगत विश्व व्यवस्था, पड़ोसी संबंधों की नींव रखी। अगला पॉइंट लिखे, पंचशील के सिद्धांत ने न्याय संगत विश्व व्यवस्था एवं पड़ोसी संबंधों की नींव रखी, जो आज भी मार्गदर्शन करते हैं, ये आज भी मार्गदर्शक हैं। ये कोई सामान्य जानते नहीं है, ये आज भी पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब चूंकि आज की क्लास खत्म हुई, हम लोग इससे आगे कल की क्लास में बढ़ेंगे। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये पूछा जाए कि पंचशील, ध्यान से सुनेंगे, पंचशील की नीति क्या है भारत के लिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत के लिए मैं बता रहा हूं, भारत के लिए मतलब भारत में एक तरीके से कृषक विद्रोह को रोकने में क्या भूमिका बनाई, शुरुआत में भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने में। पंचशील की नीति क्या है, भारत के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये पंचशील नीति का महत्व नहीं, भारत के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 150 वर्ड में, मान लीजिए आगे बीपीएससी में 7-8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप सभी लोग लिख ले जाएंगे। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, सब लोग समझ रहे हैं
कि लिख ले जाएंगे इस प्रश्न को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज यहीं तक, इससे आगे जानते हम लोग कल की सेशन में बढ़ेंगे और पंचशील नीति में कमियां क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सारे बिंदुओं को टटोलेंगे और अपने प्रिपरेशन को जानते हैं एक अलग मोड़ पर ले जाएंगे, एक अलग दिशा में ले जाएंगे, ताकि 17वीं बीपीएससी 70th बीपीएससी के पीटी और मेंस में आप अपने कंसेप्ट और समझ को लेकर के इतना बेहतर समझ विकसित कर ले जाएं कि क्वेश्चन आपके सामने धुआं धुआं दिखे, आसानी से आप उसको सॉल्व कर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।